गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आज हम बना रहे हैं पार्ट नंबर 5। लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैलस लॉ के बारे में। आप मालू भी कह सकते हो या मैलस कह सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन मैलस है। तो मैलस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रूस्टर लॉ की इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे और रिजोल्यूशन पे बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक इस वीडियो में लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सो हमें पहली हेडिंग लगानी है मैलस लॉ। पहला हेडिंग क्या लगाएंगे हम? मैलस लॉ। मैलस लॉ किसके बारे में बात कर रहा है? मैलस लॉ बात कर रहा है पोलराइजर, एनालाइजर और उसके बीच में जो एंगल बनाया है उस एंगल की वजह से कितने इंटेंसिटी का लाइट हम स्क्रीन पे देख पाते हैं और उसका रिलेशन उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या है। उसके पहले हमें पोलराइजर और एनालाइजर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए और फिर हम लॉ को पढ़ेंगे। पहली चीज है पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर क्या होता है? टर्मलाइन ग्लास का पीस। हम पोलराइजर के तौर पे किसको यूज करेंगे? टर्मलाइन ग्लास के टुकड़े को, जिसकी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये अपने एक्सिस पे स्मॉल विंडो बनाता है। क्या बनाता है? स्मॉल विंडो, कि जिसमें से केवल पर्टिकुलर एक ही प्लेन के लाइट आगे जा सकता है। अब सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो हर डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक है तो ये हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड एच बार। आप यहां देख सकते हो कि केवल और केवल पर्टिकुलर टाइप की वेव ही आगे जा रही है। आप समझ रहे हो इन बातों को? यहां मैं बना देता हूं। यहां पे ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या बोलेंगे हम इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। अब केवल ये वाली जो बीच में की वेव है ना, यही इस विंडो से मैच कर रही है, उसके एक्सिस के साइड में या उसके प्लेन से मैच करती है। तो केवल इस विंडो से जाने के कारण यही वेव आगे आएगी इतनी, और ये जो है ये वाली ये यहीं पे कट के क्या हो जाएगी? खत्म। तो पोलराइजर का काम क्या होता है? पोलराइज पहले तो क्या है? टर्मलाइन ग्लास है। ये क्या है? टर्मलाइन ग्लास से बनी होती है। अपने स्पेशल क्रिस्टल अरेंजमेंट के कारण अपने ऑप्टिकल एक्सिस से केवल एक्सिस के पैरेलल में जो रे होगी उसी को वो अंदर जाने देगा, बाकी के रे को क्या कर लेगा? रोक लेगा। इसके कारण ये अनपोलराइज्ड लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? इधर पोलराइज्ड लाइट में। पोलराइज्ड लाइट, ये इसका काम है। ये क्या हो गई? पोलराइज लाइट। सर इसका क्या करें हम? सिंपल क्लास है, हम पोलराइज सनग्लासेस पहनते हैं। पोलराइज सनग्लासेस आपने देखा होगा। पोलराइज सनग्लासेस पहनने के बाद हम अगर धूप में भी देखें तो हमें वो इंटेंसिटी का इफेक्ट इतना नहीं समझता है। इसका मतलब कुछ लाइट में जो पार्ट है अनवांटेड पार्ट, वो हम क्या करते हैं? कांच के बाहर ही इसको क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। और जितनी इमेज है जो हमें देखना है, विजुलाइज करना है, उतना ही पार्ट अंदर आता है। सर ये कांच कैसे करेगी? कांच तो ट्रांसपेरेंट है। कांच या ग्लास इज ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, लेकिन वो भी किससे बना होता है? क्रिस्टल से। तो ऐसे क्रिस्टल कि जो कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट को, कुछ वेव को रोकता है और कुछ वेव को क्या करता है? वो पास करता है। और हमें कैसी चाहिए? प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी चाहिए? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन मतलब देखो एक ही प्लेन में बैठने वाली लाइट है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा ही बनाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आएगा। ये लाइट रे पास हो रहा है यहां पे, ये लाइट रे, दीज आर ऑल अनपोलराइज लाइट। दीज आर अनपोलराइज लाइट। इसका मतलब इसमें सारे कंपोनेंट है ओमनी डायरेक्शनल, हर दिशा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे अगर मैं टर्मलाइन का ग्लास लगा दूं और ये उसकी ऑप्टिकल विंडो है, तो वो क्या करेगा? मानो यहाँ पे एक छोटा सा कट है जो केवल इसी लाइट को अंदर जाने देगा, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट। ये बाकी की जो सारी लाइट्स है, ये हो गई, ये सारी, इसको क्या कर देगा? बाहर ही रोक देगा। मतलब अपने ऑप्टिकल प्लेन में, अपने ऑप्टिकल एक्सिस से जो पैरेलल लाइट है वही अंदर जा पाएगी। जैसे कि ये एक छोटा रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता, और इसमें से ना एक आदमी अंदर आना चाहता है, लेकिन मैंने उसको कहा है कि आपको ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा, और आपके दोनों हाथ साइड में कर लो,
और दोनों टांगे भी साइड में कर लो, ठीक है। अब यहां से कितना पार्ट आदमी का अंदर आएगा, केवल विंडो के अंदर जितना फिट होगा ना इतना ही, और जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, नेचुरली कट। बस यही उसका कहना है। तो इतनी छोटी विंडो होती है कि इससे हमें जो इलेक्ट्रिक प्लेन चाहिए ना, वही इलेक्ट्रिक प्लेन का जो लाइट है वो इसके प्लेन में, ये प्लेन वर्ड ऐसे नहीं लगाया, प्लेन मतलब एक ही प्लेन की वेव आएगी, तो आगे वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये ऐसी। तो मैं बोल सकता हूं केवल ये एक ही प्लेन में लाइट दिख रही है। कैसे दिख रही है, एक ही प्लेन में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इससे इसका अनवांटेड पार्ट हमने निकाल दिया है, इसको क्या कर दिया है, पोलराइज। तो यहाँ कौन सी ग्लास यूज करेंगे हम, टर्मलाइन का ग्लास यूज करेंगे। कांच आता है, क्रिस्टल आता है, पत्थर की तरह दिखता है। उसके बाद उसके आगे और एक पोलराइजर लेंगे, क्या लेंगे, उसके आगे एक पोलराइजर। लेकिन इस बार हम इस पोलराइजर का नाम पोलराइजर नहीं रखेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे, एनालाइजर। तो ये अलग होता है क्या, नहीं, दिस इज ऑल्सो सेम टर्मलाइन ग्लास। ये भी टर्मलाइन ग्लास से बना है, ये भी टर्मलाइन ग्लास से बना है, लेकिन ये पोलराइज करने का काम करता है, और ये किसका काम करता है, एनालाइज करने का काम। क्या करता है, एनालाइज काम करने का। तो यही हमें मालूज ने बताया। तो जब एनालाइजर का भी काम देखेंगे, जब एनालाइजर से वो पास होता है पर्टिकुलर एंगल में, तो हमें एक रिलेशन मिलता है, तो वो रिलेशन हमें कॉपी करना है, ठीक है। अब रिलेशन को कॉपी करते पहले रिलेशन समझ लेते हैं, मालूज लॉ क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट पासेस थ्रू एन एनालाइजर। किसके बारे में बात हो रही, इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने जो पास किया है उसकी किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये आपने छापा होगा, ठीक है। अभी इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां जो एनालाइजर है इसमें से कौन सी लाइट जा रही है, प्लेन पोलराइज, ठीक है। उसकी जो इंटेंसिटी है, अब इंटेंसिटी के लिए मैं पहले कुछ नाम दे देता हूं। ये जो लाइट वेव जा रही है ना, इसकी एम्पलीट्यूड ए नॉट मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं, ए नॉट। और इसकी यहां की जो इंटेंसिटी है वो क्या मान लेता हूं मैं, आई नॉट। एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट थिंग, इंटेंसिटी इज डिफरेंट थिंग, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। याद रखना, उसका रिलेशन में यहां लिख देता हूं, आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये रिलेशन है, ये याद रखना, फ्यूचर में लगेगा। द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट दैट पासेस थ्रू एनालाइजर, ठीक है, यहां लिख देते हैं आगे इसकी जो इंटेंसिटी है, क्योंकि ये एक्चुअली ये भी पोलराइज है, अब ये एनालाइजर से जाएगी, ठीक है, ऐसे रहने देते। द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, these are plane polarized light, no, this is unpolarized light. When it is passes through polarizer it become plane polarized light. उसकी जो इंटेंसिटी है, जो किससे पास होने के बाद आपने देखी है, पोलराइजर के थ्रू, पोलराइज लाइट दैट पासेस थ्रू एनालाइजर वेरीज, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वैरी होगी, बदलेगी। केवल कांच के थ्रू जाने से इंटेंसिटी कैसे बदलेगी वो भी हमें देखना है। दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज इंटेंसिटी। उनका कहना है कि जब ये एनालाइजर से जाएगी कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, तो इसकी इंटेंसिटी क्या करेगी, वैरी करेगी, बदलेगी, ठीक है। एज द स्क्वायर ऑफ, कैसे बदलेगी, स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल बिटवीन, कोसाइन लिख देता हूं मैं, कॉस, कोसाइन मतलब कॉस एंगल से, कोसाइन एंगल, स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल कॉस स्क्वायर थीटा, वैरी करेगी कैसे, स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा के बराबर बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर, पोलराइजर का प्लेन, किसका प्लेन, पोलराइजर का, ये प्लेन, पोलराइजर का प्लेन, एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, और एनालाइजर का प्लेन, ये देखो ये एनालाइजर का प्लेन है, किसका प्लेन है, एनालाइजर का। तो दोनों को मैं अब साथ बता देता हूं, बाद में उसको रफ कर लेंगे। ये है पोलराइजर का प्लेन और ये है एनालाइजर का प्लेन। मतलब मानो कि ये एक टर्मलाइन ग्लास है, उसको ऐसा रखा है हमने यहां पे, और दूसरी जो उसके थोड़ी आगे है उसको कैसा रखा है हमने, ऐसा, ये ऐसा। इसमें जो एंगल है ये है वो कॉस थीटा, ये क्या है, थीटा, और उसका हम कौन सा कंपोनेंट लेने वाले हैं, कॉस। आई बात समझ में। ये वाला क्रिस्टल ऐसा है और पीछे वाला एनालाइजर वो ऐसा है, और इसमें कितना एंगल है, थीटा। उसने कहा कि इसकी इंटेंसिटी बदलेगी, किसकी, इस लाइट की इंटेंसिटी बदलेगी। कैसे बदलेगी, जो इस पोलराइजर का एंगल है और जो एनालाइजर का एंगल है उसके कॉस स्क्वायर थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है, वो किसके साथ,
कॉस स्क्वायर के थीटा के साथ। इसका मतलब पेन देना एक, ठीक है। मानो कि ये एक पोलराइजर है और ये दूसरा पोलराइजर है, इसको हम एज अ पोलराइजर यूज करेंगे ताकि यहां से आने वाली लाइट क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए, कुछ ऐसी। अब यहां से वो पोलराइज लाइट आ रही है और मेरा ये जो पोलराइजर है ना, अब ये एनालाइजर का काम करेगा। एनालाइजर मतलब क्या, इसकी जो यहां आने वाली इंटेंसिटी है, अब मैं उसको घुमाऊंगा, लाइट यहां से आ रही, अब मैं इसको क्या करूंगा, धीरे 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 घुमाऊंगा। जैसे ही मैं उसको घुमा रहा हूं, यहां पे आने वाली इमेज क्या हो रही है, कम। अगर मैं दोनों को साथ रखूं, दोनों को क्या रखूं, साथ, तब जाके ये फुल इंटेंसिटी आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसका एंगल चेंज कर दूंगा, ये मुझे दिखा कि सामने वाले आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। आई बात समझ में? आप यहां देख पा रहे हैं ये जो प्लेन लाइट्स है, यहां भी पहले कैसी लाइट थी, सेम एज इट इज प्लेन थी, तो पूरी इमेज आगे आ रही थी। जैसे ही हमने इस पोलराइजर एनालाइजर को घुमाना स्टार्ट किया, तो केवल उसके पैरेलल कंपोनेंट ही उसमें से आ रहे थे। ठीक है, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये समझ गया लॉ? अब इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम क्या लेते हैं, एक टर्मलाइन ग्लास लेते हैं। दिस इज पोलराइजर, ये इसकी विंडो है, और मानो ये भी दूसरा एक एनालाइजर है, ये इसकी विंडो है। दोनों की जो ऑप्टिकल एक्सिस है ना, वो पैरेलल है बिल्कुल। अब यहां से मैं लाइट पास कर देता हूं, ये लाइट पास हो गई यहां से। अब इसमें से ये वाला जो एक्सिस है, जिसको मैं रेड कर देता हूं, ये वाला जो है इलेक्ट्रिक प्लेन, ये यहां से जाएगा और बाहर कितना आएगा, केवल ये वाला इलेक्ट्रिक प्लेन वाला लाइट आएगा, और बाकी की सारी लाइट क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। सो बताओ इसने कौन सा काम किया, एज अ पोलराइजर, एज अ पोलराइजर, ये पोलराइजर बन गया। लेकिन मैंने इसको टर्न ही नहीं किया। आगे बताओ, आगे क्या आने की प्रोबेबिलिटी, फिर सेम लाइट, ये आगे क्या आ जाएगा, सेम, क्योंकि इसका विंडो और इसका विंडो जो स्लॉट है वो क्या है, सेम है। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करता हूं, ये पेन लीजिए आपका, नेक्स्ट टाइम क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, और जब ये आगे आ रहा था तो मैंने ये देखा कि फुल इंटेंसिटी थी। कितनी इंटेंसिटी थी, फुल। जितनी यहां आई नॉट थी ना, उतनी इंटेंसिटी मुझे यहां मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, सेम इंटेंसिटी। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं और चेक करता हूं कि क्या ऐसे करने से कुछ नया एनालिसिस मिलेगा। तो इसका नाम हमने दे दिया एनालाइजर। क्या नाम दे दिया, एनालाइजर। ये क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। अब इसको हमने पहली केस ले ली, अब मैं इसको ना थोड़ा सा मूव कर देता हूं, और मूव करके कुछ ऐसा रख देता हूं यहां पे, ऐसा। मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ड कर दिया। जैसे ही मैंने इस टर्मलाइन ग्लास को टिल्ड किया, इसकी इंटेंसिटी पे क्या हुआ, इफेक्ट, और इसकी जो इंटेंसिटी ना अब पहले जितनी नहीं है, वो इंटेंसिटी कुछ चेंज हो गई। इंटेंसिटी क्या हो गई, चेंज। आप समझो, पहले मैंने सीधी सीधी लाइन बताई थी, ये भी सीधा था ना। अब देखो जैसे ये टेढ़ा है ना, वैसे ही मैंने की। इसका मतलब जो इसके पैरेलल में होगी वही लाइट रे क्या आएगी, केवल आगे, बाकी की रुक जाएगी। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, और एंगल बढ़ाया इसका। नेक्स्ट केस में क्या कर रहा हूं मैं, और एंगल बढ़ा रहा हूं। अब एंगल कैसे बढ़ेगा, ऐसा कर दिया टर्मलाइन ग्लास को। अब कौन सी वेव आएगी केवल आगे, इसको पैरेलल जो भी वेव होगी वही क्या आएगी आगे, और बाकी की वेव क्या हो जाएगी, टोटली रुक जाएगी। अब मैंने और एक लास्ट केस की, समझ रहे हो, जैसे जैसे हम एंगल चेंज कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। सर कैसे चेंज हो रही है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसकी जो इंटेंसिटी, दिस इज इंटेंसिटी, वो किस पे डिपेंड है, cos square angle between this axis of polarizer and this tilde axis of analyzer. This is axis of analyzer and this is axis of polarizer. तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल, क्योंकि ये सीधा रख रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, टेढ़ा। ये दोनों पहले सीधे थे, अब धीरे धीरे एनालाइजर को, इसको तो सीधा ही रखेंगे, एनालाइजर को धीरे धीरे टेढ़ा करते जाएंगे। तो जिससे जैसे वो टेढ़ा होगा, इसकी इंटेंसिटी पे इफेक्ट होगा। इसकी इंटेंसिटी कितनी कम या ज़्यादा होगी, किस पे डिपेंड है, उसके एंगल के कॉस के, मतलब कोसाइन स्क्वायर एंगल के बराबर। ठीक है, यही मालूज ने हमें बताया। फिर से एक बार पढ़ेंगे लो, और फिर उसको समझने की कोशिश करें। द इंटेंसिटी ऑफ पेन पोलराइज्ड लाइट दैट पासेस थ्रू एनालाइजर वेरीज अ स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। एनालाइजर के आगे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड है,
पोलराइजर और एनालाइजर के कॉस एंगल के स्क्वायर के बराबर, ये वो कहना चाहता है। समय लगता है हमें दोनों चीज़ों को समझने में, थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिराइव करना पड़ेगा ताकि इसका फॉर्मूला हम फ्यूचर में यूज कर सके। क्या ये पोलराइजर एनालाइजर? कांच के टुकड़े। कौन सी कांच? टर्मलाइन ग्लास। टर्मलाइन ग्लास ऐसी ग्लास होती है जो किसी एक ही पर्टिकुलर विंडो को, एक ही पर्टिकुलर लाइट के प्लेन इसको पार्ट को, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो हम किसको पास करेंगे? केवल इलेक्ट्रिक ई प्लेन को। एक ही प्लेन की लाइट को आगे आने दे रहा है, तो बाकी की लाइट को क्या कर दिया? पास कर दिया। अगर ये अंदर आ सकी तो ये वाली हॉरिजॉन्टल रुक गई, क्योंकि विंडो कितनी थी? केवल छोटी सी विंडो, तो इतनी विंडो से ये वर्टिकल लाइन चली गई और हॉरिजॉन्टल लाइन रुक गई। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। उसके बाद हमने फिर से एक पोलराइजर रखा, लेकिन उसका काम क्या है अब यहाँ पे? एनालाइजर। तो इसको हम अब घुमाएंगे, इसको ऐसा ही रखेंगे, इसको घुमाएंगे। जैसे जैसे ये घूमेगा इसकी इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, जैसे जैसे ये घूमेगा इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम। और वो किसके साथ डिपेंड है सर? कितनी कम होगी? ये वाली आपकी वर्टिकल लाइन जो आपने मेंटेन रखी है पोलराइजर की, ये विंडो, और इधर की जो विंडो है जिसको आप घुमाने वाले हो, उसके कॉस स्क्वायर थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉस स्क्वायर थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से एक रिलेशन हमें सबको पता है कि आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्क्वायर, ये सबको पता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मानो कि ये लाइट जा रही थी, ये लाइट क्या कर रही है? पास। और हमने क्या किया? एनालाइजर को टेढ़ा रखा है। एनालाइजर को क्या रखा है? टेढ़ा। और पोलराइजर आगे कैसा रखा है हमने? सीधा। पोलराइजर कैसा है हमारा? अभी भी सीधा। अब ये दूर दूर होने के कारण मैं एक साथ उनके एंगल नहीं बता पा रहा हूं, तो इसी की एक लाइन में क्या कर देता हूं? यहां मार देता हूं, ये वाली, ये इसकी लाइन है, विंडो। अब देखो यहां क्या होगा, ये विंडो यहां है और एनालाइजर का एक्सिस कैसे है? ऐसे। एनालाइजर का एक्सिस है ऐसे। तो एनालाइजर जब ऐसा है तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया? इसका एम्पलीट्यूड। हर लाइट का अपना एम्पलीट्यूड और अपनी इंटेंसिटी होगा। अगर ये ऐसा है तो क्यों ना मैं इसका कंपोनेंट कर लूं, कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लूं। तो एक कंपोनेंट कैसे बन रहा है मेरा? एक कंपोनेंट बन रहा है, एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक कंपोनेंट हम बनाते हैं ऐसे, और एक कंपोनेंट हम बना देते हैं ऐसे, और दोनों के बीच में का एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पे बना है, बराबर है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा उसका? ए कॉस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ए साइन थीटा। लाइट रे इस तरह कंपोनेंट में बांटी जाएगी। लाइट रे जो आई है अंदर, उसके दो कंपोनेंट बन गए। एक बन गया, थोड़ा डायग्राम में गलती हुआ रहेगा, अभी प्रॉपर नहीं आ रही, तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा तो निकल जाएगी ना, क्योंकि एक्सिस का विंडो कैसा है? ऐसा। और ए साइन थीटा कैसी जा रही है? ऐसी, तो वो रुक जाएगी। और जो कॉस है ना, वो इसमें से चला जाएगा। कॉस क्या जाएगा? विंडो में से चला जाएगा। अगर मैं एक काम करूं, मुझे ये पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होने वाली चीज है। किसके बराबर? स्क्वायर के बराबर। तो क्यों ना मैं एम्पलीट्यूड का पहले ही यहां स्क्वायर कर लूं। तो बताओ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा? ठीक है, इसकी वैल्यू ए नॉट लेता हूं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा? ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो यही आएगा अपना। तो चलो हम नई इंटेंसिटी देखते हैं। ये वाली इंटेंसिटी तो हमें पता है, क्योंकि केवल इसको पोलराइज किया गया है, बाकी कोई डिमिनिश्ड किया गया नहीं है, वैल्यू तो उसकी उतनी है। लेकिन यहां आने के बाद इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिम हो जाती है। चलो चेक करते हैं इसको। तो क्यों ना मैं ए स्क्वायर की जगह पे आई लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा? सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारी? ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना था। तो नया इंटेंसिटी क्या है हमारा? ये लिख देते हैं, ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट व्हाट इज ए नॉट स्क्वायर? दैट इज आई नॉट। ए नॉट स्क्वायर किसके बराबर है? आई नॉट के। और ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये मालूज लॉ कह रहा है आपकी जो आने वाली नई इंटेंसिटी है, न्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, न्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो किसके बराबर है? आपकी इनिशियल इंटेंसिटी की वैल्यू के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है।
जैसे जैसे एंगल आप बदलोगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। मानो कि आपने दोनों के एंगल सेम रखे, दोनों के एंगल क्या रखे, सेम। पोलराइजर का भी एंगल यहाँ यही रखा और एनालाइजर का भी एंगल यही रखा, तो बताओ दोनों में कितना एंगल का डिफरेंस है, 0। तो कॉस स्क्वायर में 0 की वैल्यू डाल दो, कितना आएगी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही आप इस ग्लास को टिल्ड करने की कोशिश करोगे, मानो कि मैं डायरेक्ट 90 वाला केस लेता हूँ, डायरेक्ट इसको हॉरिजॉन्टल करोगे, तो बताओ इस लाइन में और इस लाइन में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री। तो और cos 90 कितना होगा, 0। तो क्या कोई लाइट हमें आगे दिखेगा, कुछ भी नहीं, लाइट क्या हो जाएगा, खत्म। अगर मैं इसको ऐसा रख दूं 45 डिग्री पे, तो भाई इसके पोलराइजर और एनालाइजर का 45 डिग्री cos स्क्वायर में डाल के देखो, तो जो आंसर आएगा वो होगा। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से चेंज। तो जब पैरेलल होते हैं दोनों, तभी cos की वैल्यू क्या आती है, मैक्स। जैसे जैसे पैरेलल रहेगा और ये चेंज होगा, वैसे वैसे लाइट क्या हो जाएगी, डिम। अगर मैं ऐसा कर दूं दोनों को, फुल लाइट चमकेगी, बैक साइड में फुल लाइट दिखेगी, इंटेंसिटी की बात हो रही ना, मतलब ज्यादा प्रकाश दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पेपर को टिल्ड करूंगा, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। आई बात समझ में, यही है मालूज का लॉ। ठीक है, छापो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन आते हैं मालूज लॉ पे। अब ये यहाँ पे मालूज को या मेलस को, आप जो भी कहना है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रूस्टर लॉ पे। जब मेलस ने 1809 में पोलराइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, मेलस ने 1809 में जब कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया पे टकराने के बाद पोलराइज हो सकती है, और ये भी बताया कि कंप्लीटली पोलराइज हो सकती है। क्या हो सकती है, कंप्लीटली पोलराइज। उसी का बेस लेके, उसी का नॉलेज लेके ब्रूस्टर ने भी क्या किया, उसी पे और एक्सप्लेनेशन दिया और एक बढ़िया डेरिवेशन हमें करवा के दिया, जो जेईई नीट में हमें बहुत अच्छे मार्क्स निकाल के देगा। 4 मार्क्स तो कहीं गए नहीं। ब्रूस्टर क्या कहना चाहता है वो समझने के पहले हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं। ब्रूस्टर जो भी कहना है ब्रूस्टर को, उससे पहले हम डायग्राम निकाल लेते हैं। एक सरफेस है, क्या, एक सरफेस। यहां पे रेयर सरफेस है, रेयर, और यहां पे कौन सा है, डेंसर। मानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसका केस क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे ब्रूस्टर लॉ काम करेगा नहीं, जैसे कि मेटल के शाइनी सरफेस पे, ठीक है, या मेटल नहीं बोल सकते, ट्रांसपेरेंट, लेकिन ज़्यादा ही शाइनी सरफेस पे वो काम करेगा नहीं। ठीक है, हमें डेंसर चाहिए, लेकिन ये बात क्लियर है कि मीडिया क्या चाहिए, परमानेंटली ट्रांसपेरेंट। क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। तो मानते हैं कि यहाँ पे पानी है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है, और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी से लाइट गिर रहा है, ठीक है, और उसका जो इंसिडेंट एंगल है उसको नाम देते हैं हम आईपी। क्या नाम देते हैं, आईपी। आई बात समझ में, ट्रांसपेरेंट मीडिया, यहाँ पे एयर है, एयर लिख देते हैं एयर, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वाटर। ट्रांसपेरेंट मीडिया, और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल से हमने लाइट को थ्रो किया। जब लाइट यहाँ पे गया तो लाइट क्या है, एक्चुअली लाइट अनपोलराइज है। लाइट क्या है, अनपोलराइज। अनपोलराइज लाइट मतलब क्या, व्हाइट लाइट। जो ट्यूब से, बल्ब से, आपके घर में जो भी लाइट आती है वो कौन सी है, सूरज की रोशनी, अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट का मतलब ये भी होता है कि उसमें सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, अभी मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, और वो कैसे लाई करते हैं एक दूसरे से, 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली। ठीक है, जब वो पानी पे गिरे, किसकी हेल्प ली ब्रूस्टर ने, मेलस की। किसकी, मेलस की, जो जस्ट हमने खत्म किया है, मेलस। जैसे ही इस पे गिरा, उसने ये देखा, किसी पर्टिकुलर एंगल से गिरने के बाद ये देखा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो क्या हो चुकी है, पोलराइज्ड। क्या हो चुकी है, पोलराइज्ड। सर आपने मेलस में तो विंडो लगाया था, है ना, टर्मलाइन ग्लास का, यहां पे वो जरूरत पड़ी नहीं। ऐसे पर्टिकुलर एंगल से लाइट का गिरना ट्रांसपेरेंट मीडिया पे कि जिसके रिफ्लेक्ट होते ही वो क्या हो जाए, पोलराइज। उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ भी झुकेगा, इसको क्या कहेंगे हम, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। जो अंदर रिफ्रैक्ट होगी वो लाइट भी क्या हो जाएगी, पार्शियली पोलराइज।
एक ऐसा एंगल मिलेगा, एक ऐसा एंगल कि अगर जिस एंगल से आप लाइट गिराते हो ट्रांसपेरेंट मीडिया में, तो जो रिफ्रैक्टेड है वो भी थोड़ी बहुत पोलराइज हो जाती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है वो 100% पोलराइज होती है, 100%। कोई टर्मलाइन ग्लास की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अब वो जो एंगल है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? पोलराइजिंग एंगल। क्या कहेंगे उसको? पोलराइजिंग एंगल। हर एंगल पे नहीं होगा, अगर आप एंगल कम ज्यादा करोगे ना तो इधर भी आपको पोलराइजेशन कम ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक ऐसा एंगल होगा कि जिस एंगल पे गिरने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज मिल जाएगी, 100% पोलराइज मिलेगी, और जो रिफ्रैक्टेड भी होगी वो भी थोड़ी बहुत, या हम उसको कहेंगे पार्शियली क्या हो जाएगी? पोलराइज। ये ब्रूस्टर कहना चाहता था, और ब्रूस्टर ने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आपको क्या बता दूंगा? इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बता दूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? मतलब हम केवल पोलराइजेशन करके मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर लॉ पढ़ेंगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार बताता हूं, ऐसा पर्टिकुलर एंगल कि अगर जिससे लाइट गिरी ट्रांसपेरेंट मीडिया पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो 100% क्या मिलेगी? पोलराइज, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या मिलेगी? पार्शियली पोलराइज, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम? पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल, बस यही कॉन्सेप्ट है मैथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख दूं 180 डिग्री इज इक्वल टू आई पी, और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। आई पी प्लस 90 प्लस आर पी, इज दैट राइट? ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट कितना है इधर से? 180 डिग्री, और इधर वाला कितना है? 180 डिग्री। अगर ये 180 है तो 180 में कौन कौन है? आई पी 90 डिग्री प्लस आर पी। क्या मैं यहाँ से आर पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ये प्लस 90 है, उधर भेज देते हैं, माइनस 180 माइनस 90 इज इक्वल टू, ये आर पी एज इट इज, ये आई पी इधर प्लस है, उधर जाके माइनस। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे? आर पी की, बाय यूजिंग वेरी गुड स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, या पी लगा देता हूं मैं। इसके किसके बराबर होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। दिस इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हवा में तो भाई बहुत इज्जत से सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन जैसे ही पानी लग गया, क्या लगा उसको? पानी। तो अब जो लाइट है वो पानी में जाते ही उस मीडिया के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा उसको। यही तो मजबूरी है, वही मजबूरी है। इसके कारण वो अब सीधा नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, और इसी झुकने को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव। बेंड हो जाना, मीडिया बदलते ही लाइट का बेंड हो जाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव। और कितने एंगल से बेंड हुआ, कितने वैल्यू से बेंड हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। कितने डिग्री से, कितने एंगल से, कितने वैल्यू से बेंड होगा। हो सकता है कि वो नॉर्मल की तरफ जाए, हो सकता है नॉर्मल से दूर जाए, दोनों भी केसेस हो सकते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो बताओ, ये तो बस नॉर्मल ऐसे ही बता दिए, आगे बढ़ेंगे। साइन आई पी की क्या वैल्यू है? साइन आई पी एज इट इज रखेंगे। साइन आर पी क्या है? आर पी 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी, या म्यू लिख देता हूँ। साइन आई पी रखेंगे, साइन आई पी एज इट इज। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस आई पी तो क्या हो जाएगा? कॉस आई पी। तो क्या हो गई म्यू की वैल्यू? tan आई पी, tan आई पी। यही ब्रूस्टर लॉ कह रहा है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप इंसिडेंट एंगल का tan वैल्यू निकालते हो, इस इंसिडेंट एंगल का tan वैल्यू निकालते हो, इजी है। आपके पास अगर इंसिडेंट एंगल होगा और आपको दिख रहा है कि 100% पोलराइजेशन हो गया है, तो आप उसका क्या लो लॉग टेबल यूज कर लो, तो tan वैल्यू निकल जाएगी, और जो वो वैल्यू आएगी ना, वो क्या बताएगी आपको? इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ये मीडिया लाइट को कितना बेंड कर देता है। हो गई बात खत्म। यही हमें ब्रूस्टर कहना चाहता है। अब इतना पढ़ने के बाद अब हमें लॉ को पढ़ना है, यही है, खत्म। लॉ पढ़ के देखो। द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, क्या ना इसे? दिस इज पोलराइजिंग एंगल व्हेन वी इंसिडेंट
द लाइट रे और वेव फ्रंट by this particular angle we get 100% polarized light at the reflected side and somehow we get the partially polarization at the refraction side. Okay, that doesn't matter, we only want the polarization of reflected light. The tangent of polarizing angle tan ip, this is called as polarizing angle. Polarizing angle is equal to the refractive index of the refracting media. कौन से मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा? रिफ्रैक्टिव मीडिया, ये ना वो, ये तो रिफ्लेक्टिंग मीडिया है, ये तो एक ही मीडियम है, यहाँ आके मीडिया चेंज हुआ, किसका म्यू मिलेगा? सेकंड मीडिया का, जिसमें वो जा रहा है, मीडिया एट विच द पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। यही तो लॉजिक की बात है कि लाइट यहाँ मार रहा है, पोलराइज भी आ रहा है और उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। यही ब्रूस्टर का लॉ है, जिस पे जेईई नीट पे सवाल आते ही है, मैलस पे आते ही है। ठीक है, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम, इसको हटा देंगे। लाइट रे fall on water with refractive index उसका लेते हैं 1.5। लाइट रे फॉल ऑन वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। फाइंड द angle of polarization, find the angle of polarization as we get fully polarized light in same plane of रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप। वेरी गुड, सिंपल सा सवाल है। क्या यूज करोगे? उन्होंने कहा कि एक लाइट रे जो वाटर पे गिर रहा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो इस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वाटर गिरने के बाद ये देखा गया कि लाइट क्या हो गई है? पोलराइज हो गई है। और किस प्लेन में? उसी प्लेन में। कौन सा प्लेन? जिस प्लेन में लाइट गिर रही ना, उसी प्लेन में जो रिफ्लेक्ट लाइट हुई है वो फुल्ली पोलराइज हो चुकी है। तो बताओ कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या दोनों भी सेम ही है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है? तो फॉर्मूला है हमारे पास बाय यूजिंग ब्रूस्टर लॉ। क्या फॉर्मूला है ब्रूस्टर लॉ का? म्यू इज इक्वल टू tan IP। तो म्यू का वैल्यू कितना है हमारा? 1.5 tan IP, ये पोलराइजिंग एंगल है, तो उसको tan इनवर्स कर दो। ये tan है, उधर जाके क्या होगा? tan इनवर्स 1.5 अगर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा हमें? IP। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें दो ही चांस है, अगर आप एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे और पोलराइजिंग एंगल पूछेंगे, पोलराइजिंग एंगल देंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे, या कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? कंपैरिजन वाला, कि अगर अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी में ऐसा कुछ मिला देते हैं कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ के पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 10% बढ़ जाता है, तो बताओ नया पोलराइजिंग एंगल क्या होगा, या क्या रखे? ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ करना नहीं, यही करना है, सेम आंसर निकालो, कंपैरिजन में भी दूसरे केस का आंसर निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, फिर भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये ऐसे सवाल इस पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, रिलेक्स क्राइटेरिया। हेडिंग लगाओ नहीं, रिले क्राइटेरिया। एक मजेदार कॉन्सेप्ट है रिले क्राइटेरिया। पहले क्राइटेरिया समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, और कुछ सिचुएशन हमने ऑलरेडी देख के रखी है। क्या होता है कि मानो कहीं आप दूर रास्ते पे खड़े हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो और रात का समय है और आपकी कार यहाँ पे रुकी हुई है। मानो यहाँ पे कार क्या हो रही है? रुकी हुई है, और आपको दूर से कुछ इस तरह का सिनारियो दिख रहा है, इस तरह का, ये ऐसा। तो इसको देख के हमें क्या लगेगा? इसको देख के तो यही चीज लगेगी कि सर कोई टू व्हीलर आ रही है। क्या आ रही है? कोई टू व्हीलर।
क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ही लाइट दिख रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वो टू व्हीलर ही हो सकता है कि वो फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदाज से हम लगाओगे कि वन लाइट आ रहा है, इसका मतलब टू व्हीलर या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम तब शॉक हो जाते हैं जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन से निकल के थोड़ा और पास आता है बी पोजीशन पे। अब वही चीज हमें कुछ इस तरह दिखाई देके, यू कैन सी हियर टू लोब्स, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह सेपरेट नहीं है। क्या दिख रहे हैं? टू लोब्स दिख रहे हैं। अब यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, जो हमें एक लाइट रख रहा था एक्चुअली वो मिक्स था और अब वो थोड़ा सा सेपरेट हो रहा है। तो अब हम ये गारंटी कि अब ये टू व्हीलर नहीं है, ये जो भी आ रहा है ना ये क्या है, जो भी आ रहा है ना वो टू व्हीलर नहीं है, वो शायद फोर व्हीलर, ट्रक या कोई बड़ी व्हीकल है। अब वो वहां से निकल के सी पोजीशन पे आ जाता है, तब हमें दोनों लाइट क्या दिखते हैं? लगभग सेपरेट, ठीक है। ये सेपरेट वाली कंडीशन थी, ये थोड़ी मिक्स वाली कंडीशन है, ठीक है। तीसरी केस में जब ये और पास आएगा तो हमें कंप्लीटली क्या दिखने लग जाएगा? रिजॉल्व दिखने लग जाएगा। ये केस हमने डे टू डे लाइफ में फेस की है। जब यहां थी तो सिंगल लाइट दिख रहा था, जब ये और पास आया थोड़ा, तो हमें लगा कि हाँ कुछ तो भी है, लेकिन टू व्हीलर तो नहीं है, दो लाइट दिख रहे थोड़े से। लेकिन जब और पास आ जाता है तो हमें क्या दिखते हैं? परफेक्टली डिस्टिंक्ट टू लाइट्स, सेपरेटेड टू लाइट। ये क्या है? इसका मतलब हमारी आंखें इतने दूर वाले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। क्या मैं उसके लिए एक वर्ड यूज करूं? दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? रिजोल्यूशन। प्रॉपर रिजोल्व नहीं कर पाए। व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन को कैसे समझते हैं? जब हमें नंबर लग जाता है या आई चेकिंग होती है तो आंखों के चेक करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि यू हैव टू वेयर दिस टाइप ऑफ लेंसेज और ग्लासेस। तो जब वो डालते हैं तो वहाँ पे वो पढ़ने को लगाते हैं, पढ़ो ये क्या है, ABCD। तो क्या हमारी क्लासेस चल रहे वहाँ पे ABCD के? नहीं। वो देखते हैं कि क्या ये चीज़ें, ये व्यक्ति इन छोटे शब्दों को समझ पाता है क्या। कुछ लोगों को ये S दिखता ही नहीं है, S की जगह पे क्या दिखता है? B। डॉक्टर देख रहा है कि वो S है और बंदा क्या बोल रहा है? B। इसका मतलब वो दिन रात मोबाइल में है, यही मतलब है उसका। इसके मतलब उसकी आंखें इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही। ये चेकिंग हो गया। उसके बाद ऐसा चेकिंग किया जाता है, ABDECP। कभी कभी जो बंदा है सामने वाला A और B को कंबाइनली O बोल देता है, इसका मतलब वो A और B के जो बीच में का गैप है ना उसको नहीं देख पाता, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली जो है ना वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसका रिजोल्यूशन जो है आंखों का वो क्या हो चुका है? डाउन। क्यों? उसकी फोकल लेंथ चेंज हो चुकी है एक्सेस एक्सपोजर के कारण। उसी तरह होता है हमारी आंखें यहाँ से इस लाइट को रिजॉल्व नहीं कर पा रही, तो हम लगता है कि अच्छा हाँ एक ही है, क्या है? एक ही कोई लाइट होगा। लेकिन जैसे ही पास आएगी, वो अपने रेंज में आएगा तो हमें दिखेगा कि अच्छा कुछ इस तरह का सिनारियो मिल रहा है, इस तरह का सिनारियो मिल रहा है। इसका मतलब अब वो टू व्हीलर नहीं है, दो लाइट है, इसका मतलब वो थोड़ी सी बड़ी व्हीकल हो सकती है, तो हम साइड में खड़े हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम मोर क्लोजर, इट सीम्स दैट कि दिस इज नॉट टू व्हीलर, दिस इज ट्रक, टू फोर व्हीलर, वॉट एवर जो भी गाड़ी रहेगी, तो हमें वो दिखाई देता है कि नहीं ये बड़ी गाड़ी है। इसका मतलब हम यहां से रिजॉल्व कर पाए। यहां थोड़ा सा कम रिजोल्यूशन था और यहां 100% अनरिजॉल्व था। ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है, ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है, ठीक है। अब यहां पे उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कैसे इसको समझा जाए। अकॉर्डिंग टू रिले क्राइटेरिया, ये हमारे साथ होता है जो हमने देखा, अब उसका पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रिले क्राइटेरिया, द इमेज ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लोज टू ईच अदर आर रिगार्ड्स एज अ जस्ट सेपरेटेड, ठीक है। अगर हम 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले, 2 पॉइंट सोर्स को ले या ऑब्जेक्ट को ले, अगर हम उसको कहें ईच अदर आर रिगार्ड अ जस्ट सेपरेटेड, और उन दो चीज़ों को जस्ट सेपरेट करें, जस्ट सेपरेट मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाजू में एक ऑब्जेक्ट है, देखो एकदम जस्ट सेपरेट हुए थोड़े से। इफ देयर, उनको सेपरेट तभी बोल सकते हैं इफ देयर सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन इज फॉल द फर्स्ट मिनिमम ऑफ अदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये दो जो सर्कल है ना, आप इसको बोल सकते हो कि सर ये रिजॉल्व है, ये क्या है? रिजॉल्व। लेकिन इसको ऐसे थ्योरी से नहीं पढ़ा जाएगा। इसके लिए मैं क्या बोलता हूं आपको कि एक टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं, टॉर्च के लाइट का।
हम इन चीज़ों को क्यों देख पा रहे हैं? जैसे कि अभी स्क्रीन पे 2 लाइट दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट गिर रहा है और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे आ रहा है, ठीक है। तो जब ये आपको आंखों को आएगा तो आपको ये दिखाई देगा और आप समझोगे कि हाँ कुछ चीज़ है। क्या बताओ सब जगह इनकी इंटेंसिटी सेम है? नहीं। चलो हम क्या करते हैं, दीवार पे टॉर्च मारते हैं, दिस इज टॉर्च, और इसकी जो लाइट है ना वो दीवार पे आई। आप ये देखोगे कि सेंटर में काफी ज्यादा डार्क कलर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा डार्क कलर। क्लियर है? आप टॉर्च मार के दीवार पे देखना, डार्क कलर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा दूर जाओगे, तो ये थोड़ा सा फेड होते जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? थोड़ा फेड। उसके बाद और थोड़ा दूर जाओगे तो आपको और फेड मिलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लाइट एकदम ही कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब टॉर्च एक्चुअली क्या कर रही है, टॉर्च सेंटर में काफी ब्राइट है, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर मैं उसके लिए ग्राफ बना दूं, एक ग्राफ बना देता हूं, देखो मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं कि सेंटर में इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। सेंटर में इंटेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे दूर हो जाएंगे हम सेंटर से, वैसी वैसी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम। वैसी वैसी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। ये है उसका ग्राफ। टेढ़ा देखना है उसके लिए। सेंटर में क्या इंटेंसिटी? सबसे ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी? धीरे 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 कम। धीरे धीरे क्या होगी? कम। यही चीज हमें समझनी है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट कुछ इस तरह है, सेंटर पॉइंट पे। कहां पे? सेंटर पे। उसका इंटेंसिटी क्या रहता है? बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कम। इस साइड में भी ऐसा ही होगा। इसके लिए बस आपको टॉर्च चमकाना है। चमका के देखना, कभी दीवार पे टॉर्च चमकाओगे ना तो सेंटर में बहुत ब्राइट दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर देखोगे ना लाइट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिम। अब वहां भी लाइट सेम एक ही बल्ब से आ रही है, एक ही सोर्स है, तो वहां भी क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस के कारण वो मैक्सिमा मिनिमा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूसली बनाते जाएगा। तो 2 इमेज को कैसे रिजॉल्व माने? अब 2 इमेज को रिजॉल्व मानने के लिए कुछ करते हैं। चलो ये रिजॉल्व मानने के लिए मानो कि ये 2 सोर्स है। अब ये 2 सोर्स को हम कुछ इस तरह बताते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं ये बल्ब है, हाई इंटेंसिटी का है, जो सेंटर में ना बल्ब, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क येलो दिख रहा है, और ये भी जो बल्ब है ना ये काफ़ी डार्क येलो दिख रहा है, सेंटर पॉइंट है इसका। लेकिन इस बल्ब से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इसका येलोनेस जो इफेक्ट है ना वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम। और आगे जाओगे और क्या हो जाएगा? कम। और आगे जाओगे और क्या हो जाएगा? कम। अब मैं ज़्यादा डायग्राम अच्छे से नहीं दिखा सकता। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो लाइट है, ये लाइट इसके बाजू में थोड़ी सी और डार्क है, और बाहर जाओगे तो कम डार्क है, और बाहर जाओगे तो कम डार्क है। ये भी सोर्स अपनी लाइट इस तरह छोड़ेगा और ये भी छोड़ेगा, बराबर है। अब मैं इनके ग्राफ बना देता हूँ। ये है इसका सेंटर। बताओ सेंटर में इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। इसकी सेंटर में इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। आई बात समझ में? अब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके थोड़े से बाहर आते ही इंटेंसिटी क्या हो गई? थोड़ी सी और कम। और बाहर आते ही इंटेंसिटी क्या होगी? कम। और बाहर आते ही कम। इसका भी वैसे हुआ, बाहर आए इंटेंसिटी कम, यहाँ आए और कम, यहाँ। अगर मैं इन सब पॉइंट को जोड़ दूँ तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मुझे मिलेगा। आई बात समझ में? इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब लास्ट अगर सिंपल भाषा में समझना है तो मतलब यही है कि अगर 2 लाइट सोर्स है, अगर 2 लाइट सोर्स है तो दोनों के मैक्सिमा अलग होने चाहिए, लेकिन पहले एक इमेज और दूसरे इमेज का मैक्सिमा अगर कोइंसाइड हो रहा है, यहां बोला है सॉरी मिनिमा, द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन, एक का मैक्सिमम, ये देखो ये इसका मैक्सिमम है, ये क्या है? इसका मैक्स, और दूसरे का क्या है? फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ अदर, और वो दूसरे के किस पे फॉल हो रहा है? मिनिमम पे। ये देखो मिनिमम पे। आई बात समझ में? तब जाके आपको बोलना पड़ेगा कि ये इमेज क्या है? रिजॉल्व है या जस्ट रिजॉल्व है। कहाँ लिखा है वो? दे आर रिगार्डेड एज जस्ट सेपरेटेड। तभी आप उन 2 चीजों को क्या बोल सकते हो? सेपरेट। कैसे सर? क्या आपको ये O और ये F अलग अलग दिख रहे हैं? इसका मतलब O से जो आपके दिमाग में लाइट बना है ना वो ऐसा बन रहा है, और जो F का लाइट है ना वो ऐसे बन रहा है। अगर दोनों को आप सेपरेट सेपरेट देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है
कि इसका मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, चलो अब मैं यहां से ना डायरेक्टली जंप कर देता हूं एक इमेज पे जो शायद आपको और अच्छे से जानकारी दे। इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको बोलेंगे हम रिजॉल्व इमेज। क्या बोलेंगे? रिजॉल्व इमेज। अब रिजॉल्व इमेज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मेरी दोनों आंखें सेपरेट सेपरेट दिख रही है, एक आंख एक, ठीक है, यंग तो आपका भी नहीं, लेकिन अगर कोई 80 साल का बुढ़ा है, एजेड आदमी है, अगर वो देखेगा तो उसको मेरा चेहरा पूरा ब्लर दिखाई देगा, उसको समझेगा ही नहीं कि ये लेडीज भी है, जेंट्स है, ये आदमी या कोई और है। रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे वो। हमें चीज़ें इसलिए परफेक्ट दिखती है ताकि उसकी इमेज हमारे दिमाग में क्या आए? रिजॉल्व आए, क्रिस्टल क्लियर आए। जैसे अभी गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, हम यही अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। क्यों? क्योंकि जो आने वाली लाइट हमारे आंखों पे वो हमें सेपरेट नहीं दिख रही थी। उसी तरह इसका है। अब देखो यहाँ पे फिर से उन चीज़ों को हम देखते हैं। ये एक लाइट है, हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू लाइट। ये एक लाइट है, ये हो गई एक लाइट, और एक दूसरी लाइट है, ये क्या है? एक दूसरी लाइट। ये क्या है? इसका मैक्सिमा। क्या है इसका? मैक्सिमा। कोई भी चीज़ का मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपको? पहले तो सेंटर में। फॉर एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप टॉर्च किसी दीवार पे चमकाओगे तो उसके सेंटर में आपको काफ़ी डार्क कलर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे वो थोड़ा सा फेड होते जाएगा, थोड़ा सा क्या होते जाएगा? फेड, और फिर दिखना कम हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्या मिला? मैक्सिमा। लेकिन अगर ये मैक्सिमा है तो उसके बाजू में क्या होगा? पहला मिनिमा, फिर पहला मैक्सिमा, फिर दूसरा मिनिमा, फिर दूसरा मैक्सिमा, फिर तीसरा मिनिमा, तीसरा मैक्सिमा, ऐसे करते जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि आपको इमेज रिजॉल्व कब दिखेगी, क्लियर कब दिखेगी? जैसे एक एक वर्ड आपको क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब ये इमेज आपके लिए रिजॉल्व इसलिए ताकि यहां से आने वाले कलर ऐसा ग्राफ बना रहे। तो इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा बिल्कुल सेपरेट है, पहली बात। दूसरा, एक का मैक्सिमा, पहले का मैक्सिमा या इसका मैक्सिमा किस पे ओवरलैप होना चाहिए? दूसरे के मिनिमा पे। ये देखो, ये दूसरा है, ये इसका क्या? मिनिमा। ये देखो मिनिमा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाली डायग्राम मेरे ख्याल से चेक कर लेना, मैं मेरे गलती से हुआ मैक्सिमा आ गया। तो इसका जो मिनिमा है वो ऐसे अच्छे से बना देता हूँ, इसका जो मिनिमा है वो अगर दूसरे के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप होता हो, अब ये मैक्सिमा है तो इसका ओवरलैप किसके साथ होना चाहिए? इसके मिनिमा के साथ। ये देखो, इसके मिनिमा के साथ। अगर ऐसा हो रहा है तभी आपको क्या बोलना है कि ये इमेज क्या है? जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व। हाँ अच्छा, मतलब मैं समझ सका, ये ओ है, बी है, जे है, ई, सी, टी है। लेकिन अगर मैं विदाउट स्पेक काफ़ी दूर से देखूं तो मैं इन दो इमेजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। क्यों हो गया? इससे आने वाले लाइट जो थे मेरे आंखों के पास, वो मेरे आने तक एक दूसरे में क्या हो गए? मिक्स। तो मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाऊंगा ये ओ है या बी है, या मुझे वो आर्ट भी दिखाई दे सकता है, ऐसा आर्ट समझेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं जस्ट रिवॉल्व इमेज। तो सवाल आ सकता है विच इमेज इज जस्ट रिजॉल्व। चलो एक सवाल करते हैं इस पे, विच इमेज इज जस्ट रिजॉल्व। which image is called just resolved? ऑप्शन है both maxima coincide with each other, दोनों मैक्सिमा कोइंसाइड हो रहे ईच अदर से। सेकंड, मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट कोइंसाइड विथ सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ अदर, ये एक केस। सी, मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट कोइंसाइड with minima of other object, which is correct? ऑप्शन सी, फर्स्ट का मैक्सिमा जो है वो किसके साथ? ये मैक्सिमा देखो, ये मैक्सिमा की ये टॉप की लाइन देखो, ये मैक्सिमा पकड़ लेती है, इसकी टॉप की लाइन किसके साथ कोइंसाइड हो रही है? दूसरे के
मिनिमा के साथ। किसके साथ कोइंसाइड हो रही है? मिनिमा के साथ। इसका मतलब क्या है भाई कि तेरा मिनिमा मेरे साथ कोइंसाइड हुआ तो चलेगा, लेकिन तेरा मैक्सिमा मत कोइंसाइड होने देना। मैक्सिमा कोइंसाइड होने देने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए भी ये भी एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। ये सवाल आ जैसा विच इज रिजॉल्व इमेज, विच इज द क्राइटेरिया ऑफ, विच इज करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ रिजॉल्व इमेज। जब दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड ना हो, ज्यादा में ज्यादा क्या कोइंसाइड हो, एक का मैक्सिमा, एक का मैक्सिमा किसके साथ कोइंसाइड हो जाए? दूसरे के मिनिमा के साथ। ठीक है, चलेगा ना, मिक्स हो भी गई है इमेज, लेकिन इसका मैक्सिमा किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? दूसरे के मिनिमा के साथ। इसका मैक्सिमा किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? दूसरे के मिनिमा के साथ। तभी इस इमेज को क्या बोला जाएगा? जस्ट रिजॉल्व। दो चीजें हमें थोड़ा सा सेपरेट दिख रही है। सर बहुत रिजॉल्व कर रहा हूं तो भाई दूर दूर खड़ा कर दो तो रिजॉल्व मानेंगे। हमें क्या देखनी है? कोई भी छोटी चीज को कैसे रिजॉल्व माना जाए, कम से कम रिजॉल्व, ये क्राइटेरिया है। मानो ऐसा भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी जो जानकारी इमेजेस की वो कहाँ है? यहाँ पे। सारी जो जानकारी इमेजेस की, इमेज की जानकारी, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मेरी जानकारी क्या है? यहाँ ब्लैक कलर है, यहाँ अलग कलर है, आंखों का कलर अलग है, शर्ट का कलर अलग है, टीथ का कलर अलग है, या आपको केवल लिप्स ही दिखाई दे रहे, टीथ है ही नहीं मुझ में, तो मैं बुढ़ा मैम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इफ़ यू आर गेटिंग करेक्ट पिक्चर, इसका मतलब आपकी आंखें मेरे हर एक चीज़ को रिजॉल्व करके देख पा रही है, परफेक्ट रिजॉल्व। अगर किसी को ब्लर दिख रहा है या खाली जस्ट रिजॉल्व है, इसका कारण क्या है? मेरे बॉडी से आने वाली लाइट रे का मैक्सिमा और दूसरे ऑब्जेक्ट का मिनिमा, ये क्या हो रहा है? कोइंसाइड। तभी भी आप इमेज को जस्ट रिजॉल्व देख सकते हो। समझना है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वरना इतना डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं। आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। इन अदर वर्ड, जस्ट रिजॉल्व ले लिया हमने, वेल रिजॉल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये रिजॉल्व है, रिले क्राइटेरिया क्लिक। एक अनरिजॉल्व का केस देखते हैं, अनरिजॉल्व का भी केस एक, जस्ट रिजॉल्व हो गया। इन अदर वर्ड व्हेन फॉल ऑन द डार्क फ्रिज इज सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व। ये भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो IMP, ये भी लिख सकते हो आप। अगर आपको लगे कि अदर वर्ड में भी चाहिए तो आप अदर वर्ड में भी ले सकते हो। इन अदर वर्ड, व्हेन द सेंट्रल ब्राइट इमेज ऑफ वन फॉल ऑन द फर्स्ट डार्क रिंग ऑफ अदर, तो पहले का ब्राइट किसके ऊपर फॉल हो? दूसरे के पहले डार्क पे, तो उस कंडीशन में भी आप क्या बोल सकते हो? जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, ठीक है, इसको चाहिए तो आप कॉपी करो। नेक्स्ट, ये होगी हमारी जस्ट और रिजॉल्व की कंडीशन। अब हम बात करेंगे वेल रिजॉल्व की कंडीशन पे, कि एकदम परफेक्ट रिजॉल्व क्या है, कि जैसे आप दो इमेज को अच्छा देख सकते हो। ठीक है ना, वेल रिजॉल्व की कंडीशन तो वो कुछ इस तरह है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन, दो मैक्सिमा बना लेते हैं, ये एक मैक्सिमा है और ये दूसरी इमेज का मैक्सिमा है। ठीक है, ये कितने चाहिए? सेपरेट चाहिए। कैसे? ग्रेटर दैन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट एंड मिनिमा ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो एक का मैक्सिमा और उसका मिनिमा, ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला मिनिमा, ठीक है, या इसको सेपरेट ही कर देता हूँ। इनके दोनों के मैक्सिमा, ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा एक दूसरे से कितने दूर चाहिए? अगर हमें वेल रिजॉल्व चाहिए तो ये डिस्टेंस ग्रेटर दैन होना चाहिए किसके? किसी एक का मैक्सिमा और उसके मिनिमा के डिस्टेंस से। तो देखो, इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा ये बिल्कुल अलग है, और इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा ये भी क्या है? अलग है। तो इन दोनों के बीच में क्या, दोनों मैक्सिमा का डिस्टेंस किससे ग्रेटर दैन हो? एक के मैक्सिमा और उसके फर्स्ट मिनिमा से थोड़ा सा ज्यादा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या बोलेंगे? वेल रिजॉल्व्ड। ये हमें एकदम डिस्टिंक्ट दिखेगा, एकदम सेपरेट सेपरेट, जैसे एक एक शब्द आपको दिख रहे हैं। आई बात समझ में? सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू, फिर से समझाता हूं अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो। सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू, ये देखो, ये दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम है, यहाँ ये आपकी होगी सेंट्रल मैक्सिमम। ये डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं d। द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन, इन दोनों का डिस्टेंस जो है d, वो किससे बड़ा चाहिए? ग्रेटर दैन डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा, एक का सेंटर मैक्सिमा ये, एंड फर्स्ट मिनिमम, और उसका पहला मिनिमम। तो ये क्या है? उसका पहला मिनिमम। ये जो डिस्टेंस है ये मान लेता हूं d डैश। ये वाला डिस्टेंस इस d डैश से क्या चाहिए? बड़ा।
मतलब कितने डिस्टेंस पे इन दो ऑब्जेक्ट को रखना है, एक का मैक्सिमम और इसके आने वाला मिनिमम, ये इतना जो डिस्टेंस है, इस डी डैश डिस्टेंस से भी ये अगर डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है तभी हम ये मानेंगे कि इमेज क्या है, वेल रिजॉल्व। इसीलिए इस तरह आपको एक एक शब्द, एक एक वर्ड सेपरेट सेपरेट दिखाई देगा, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि वो वेल रिजॉल्व है। अगर फर्स्ट का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा, इसका मिनिमा अगर कोइंसाइड हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम जस्ट रिजॉल्व। क्या बोलेंगे, जस्ट रिजॉल्व। अगर ये डिस्टेंस इसके मैक्सिमा और मिनिमा से भी थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो थोड़ा सा बड़ा ही ना, दूर है, तब जाके बोल सकते हैं वेल रिजॉल्व। एंड द लास्ट वाली कंडीशन ये होती है, अगर दोनों के, ये अलग था, ये एक अलग था और ये एक अलग है, लेकिन जब आप इसको देख रहे हो और देखने के वक्त अगर हम ऐसा देख रहे हैं, ये और ये दोनों ओवरलैप हो गए, एक ही इस पे बताता हूँ, ठीक है, तो इनके मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो गए, ओवरलैप। तो अगर दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा अगर ज़्यादा कोइंसाइड हो जाए और दोनों में कोई भी डिफरेंस ना रहे, इसका मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए कुछ इस तरह, तब हम क्या बोलेंगे इसको, अनरिजॉल्व्ड। क्या बोलेंगे, अनरिजॉल्व्ड। जैसे कि हमने इस यहाँ पे देखा था, क्या ये बल्ब एक है, जब पास आए तो हमें क्या दिखे, दो सेपरेट लाइट, गाड़ी के क्या दिखे, दोनों अलग अलग लाइट। आई बात समझ में, दोनों के अलग अलग लाइट। अगर हम यहां से देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्वर और हमें यहां से वो एक ही लाइट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहां जो ऑब्जर्वर है उसको कैसे दिखाई देता होगा, वो सेपरेट सेपरेट। कैसे दिखाई देता होगा, सेपरेट सेपरेट। क्यों, क्योंकि इसका लाइट का जो मैक्सिमा है और इस लाइट का जो मैक्सिमा है, इस ऑब्जर्वर के लिए दोनों भी क्या है, बिल्कुल सेपरेट। लेकिन ये रोशनी हमारे तक आते आते वो क्या हो जाती है, ये दोनों बल्ब का मैक्सिमा हमारे तक आते आते क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड। क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड। तो जो बंदा यहाँ है उसको ये वाली लाइट बिल्कुल दो गाड़ी की सेपरेट लाइट दिख रही है, ताकि उसके लिए इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा क्या है, सेपरेट है, और यहाँ तक दूर से लाइट आते वक्त हमारे यहाँ पे वो दोनों क्या हो जाते हैं, ओवरलैप। लेकिन अगर और थोड़ा क्लोजर आ जाए, और थोड़ा क्या आ जाए, क्लोजर, तो यहाँ जो है वो कुछ इस तरह बने हैं, ये मिक्स हो रहा है और इसका मिनिमा इसको टच कर रहा है, और ये मिक्स हो रहा है और इसका मिनिमा इसको टच कर, इसलिए हमें ये जस्ट रिजॉल्व दिखता है। और जब बहुत पास आ जाते हैं तो हमें भी ये कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल ही सेपरेट, बिल्कुल ही क्या दिखेंगे, सेपरेट। इस तरह ये रिजोल्यूशन होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मिक्स है, अब यही ऑब्जर्वर मानते हैं, ये हम हैं, तो हमें ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दो लाइट है लेकिन एक लाइट के ऊपर दूसरे लाइट का मैक्सिमा क्या है, ओवरलैप। अभी वो डायग्राम चलेगी, दोनों मैक्सिमा क्या है, ओवरलैप, तो हमें एक ही लाइट दिखता है। थोड़ा पास आते हैं तो दोनों के मैक्सिमा सेपरेट होते हैं, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के पास, दूसरे का मैक्सिमा बाजू वाले के, तो दोनों ऑब्जेक्ट के जो मैक्सिमा मिनिमा है, एक का मैक्सिमा और एक का मिनिमा ओवरलैप होता है, तो हमें जस्ट रिजॉल्व दिखता है। अगर दोनों बिल्कुल सेपरेट है और ये वाला डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस है, मतलब एक का मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा प्लस मिनिमा के डिस्टेंस से अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तब जाके हम क्या बोल सकते हैं उसको, फुल्ली या वेल रिजॉल्व। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शब्दों का सब कुछ खेल है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ तक ही रोकते हैं। और हमने आज क्या क्या कवर किया, तो सबसे पहले हमने मैलस लॉ को कवर किया। मैलस लॉ और ब्रूस्टर लॉ दोनों बहुत ज़्यादा IMP है, दोनों के ऊपर सवाल आते हैं। और एक रिले क्राइटेरिया, नेक्स्ट वाले वीडियो में भी रिले क्राइटेरिया और रिजोल्यूशन पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद DP पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।